जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो बच्चों, आज इस क्लास में हम सब जो है कक्षा 10 NCERT गणित है ना, इन किताब को यहाँ पर हर एक सलूशन, हर एक क्वेश्चन का सलूशन हल एकदम सरल तरीके से और एकदम बेसिस से शुरू करेंगे। और यह कक्षा 10 NCERT गणित का जो पहला क्लास है ना, इस चैनल पर पहला क्लास है, शुरू होने जा रहा है। जो बच्चा जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएं और अपना तैयारी अच्छे से कर सकें। और जैसे कि कक्षा 10 का एग्ज़ाम होने वाला है और कक्षा 9 वाले बच्चे कक्षा 10 में चले जाएंगे, तो दोनों बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास बनने जा रही है। और जो बच्चे एकदम शुरू से पढ़ना चाहते हैं है ना, वो एकदम लग जाए मेहनत से, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है ये क्लास। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो हम सब इस क्लास में पहला चैप्टर पढ़ेंगे है ना, इस कक्षा 10 गणित का पहला चैप्टर है। और ये पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं क्या है ना, वास्तविक संख्याएं पहला चैप्टर है, अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसमें हम जो है पर्सनली 1.1 के पहले हम सभी चर्चा कर लेते हैं ना। पर्सनली 1 पॉइंट मतलब पर्सनली 1.1 के अंतर्गत जो भी सवाल लगाए जाएंगे वो किस आधार पर लगाए जाएंगे और उनके कंसेप्ट पहले हम क्लियर कर लेते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए नंबरों की बात हो रही है, कह रहा वास्तविक संख्याएं है ना। तो संख्याएं की बात हो रही है, तो सबसे पहले इनके अंतर्गत आने वाली संख्याएं पढ़ लेते हैं। तो वास्तविक संख्याएं में क्या क्या संख्याएं शामिल होती हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम सब पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय परिमेय संख्याएं, तो हम सब पहले पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं क्या है ना। परिमेय संख्याएं क्या होती है ये सब आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। तो परिमेय संख्याएं होती क्या है बच्चों? तो सबसे पहले ये चर्चा उठता है इस क्लास में कि परिमेय संख्याएं क्या हैं, है ना। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अच्छा, वो परिमेय संख्याएं कहते हैं जिसे हम भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, है ना। भिन्न आप सब पढ़े होंगे। जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में व्यक्त कर देते हैं, मतलब जो संख्याएं भिन्न के रूप में व्यक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2/3 हो गया, 5/4 हो गया, वगैरह वगैरह, जिसमें अंश और हर शामिल होते हैं, वो सब क्या होते हैं? आपका परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। क्लियर हुआ बात? तो परिमेय संख्याएं हमारे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका परिभाषा लिख देते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होते हैं? तो लिखेंगे वह परिमेय, वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए, वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सके, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? परिमेय संख्याएं कहते हैं, मतलब वह संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारा होता है परिमेय संख्याएं। लेकिन एक चीज़ और ये होता है, परंतु ये एक चीज़ और लिख लेंगे, जहाँ ये P और Q है क्या? P और Q है क्या? तो P और Q एक पूर्णांक संख्या होती है ना। तो लिखेंगे जहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। परंतु है ना, ये जो Q है नॉट इक्वल टू 0,
क्यू कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। क्यू वाला जीरो के बराबर नहीं होगा। पी को भले जीरो बना ले, क्यू को हम जीरो नहीं बनाएंगे। क्लियर बात। अच्छा, क्यों नहीं बनाएंगे, कारण समझ लेते हैं। जैसे अगर 2/0 लिख लें और एक हम लिख लें 0/2, तो बताओ भैया इसमें क्या क्या अंतर दिख रहा है आपको। तो कहोगे सर जी 2 में अगर 0 से भाग किया जाए तो हमारे ख्याल से ये पॉसिबल नहीं है, भाग नहीं किया जा सकता, मतलब अपरिभाषित है। लेकिन अगर कहा जाए अगर 0 में हम भाग कर दें किसी संख्या से तो इसका आंसर तुरंत 0 आ जाएगा, और इसका आंसर नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर आएगा ही नहीं, बल्कि ये इनफाइनाइट के रूप में व्यक्त कर देंगे, मतलब अपरिभाषित है, इसको हम भाग नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ। इसलिए यहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्यू 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है। अगर ये 0 कर देंगे तब कहाँ P/Q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बात खत्म। ठीक है। तो ये होता है परिमेय संख्याएं। अब इसका उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे अगर हम परिमेय संख्याएं की बात करें तो एक तो सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि 22/7 आपका परिमेय संख्या है कि नहीं है, जो कि पाई की वैल्यू होती है। तो एक परिमेय संख्याएं हैं 22/7। ठीक है, अभी आगे बताएंगे। जैसे मान लीजिए 7/5 लिख दें, है ना। ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं। माइनस के रूप में भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, है ना। -2/3 लिख दें, है ना, चाहे जो। तो यहाँ पर पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। इसको माइनस को अगर हम हटा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं जो है वो माइनस में भी होती हैं, पॉजिटिव में होती हैं, माइनस के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव नहीं होती हैं। ठीक है। और बहुत सारे हैं, इत्यादि लिख दे रहे हैं। क्लियर हुआ बात ये, जिसको हम P/Q के रूप में देखो आसानी से लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं, है ना। तो ये बात क्लियर हो गया कि परिमेय संख्याएं होते क्या हैं। अब हम सब पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्याएं क्या हैं, तब बात करेंगे हम वास्तविक संख्याएं की। ठीक है। तो चलिए अगला हिंडा लेते हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या हैं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं ये क्या है। अपरिमेय संख्याएं, इसको पढ़ लेते हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। जाहिर सी बात है, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, और जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो आपका क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर बात। तो चलिए लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कि वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जा सके, या ऐसे लिख दे, नहीं लिखा जा सके, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ इतना बात। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त कर दें वो परिमेय संख्याएं, जिन्हें P/Q के रूप में ना लिख पाएँ वो अपरिमेय संख्या। अब कहोगे सर जी ऐसा कौन सी संख्या है जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। बहुत सारी संख्या हैं। देखिए जैसे हम बात करें √3, बताओ P/Q के रूप में लिख सकोगे √3 को, या फिर हम √5 लिख लें। अब एक बात आता है, ये 22/7 यहाँ पर पाई की वैल्यू देखो, ये पाई क्या है, 22/7 की वैल्यू है। अगर पाई पूछता है तो अपरिमेय संख्या, अगर पाई की वैल्यू पूछता है तो परिमेय संख्या। ये फंसाने वाला प्रश्न है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है। इत्यादि बहुत सारे हैं, है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मान लीजिए
7 हो गया, है ना, और सारे इत्यादि इत्यादि। क्लियर हुआ भैया? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं अब क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि ये जो वास्तविक संख्याएं हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, वास्तविक संख्याएं है क्या। अब इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या है। वास्तविक संख्याएं अब हम बात करेंगे बच्चों कि वास्तविक संख्या है क्या। वास्तविक संख्याएं, अब वास्तविक संख्या अगर ये दोनों पढ़ लिए हो तो वास्तविक संख्याएं भी आ जाएगा। वास्तविक संख्या वही संख्याएं होती हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है ना। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को, एक श्रेणी को हम क्या बोलेंगे, उन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत रखेंगे। कोई एक डिजिट नहीं होता कि ये वास्तविक संख्या है ना। वास्तविक संख्या के अंदर वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं सभी शामिल होते हैं। क्लियर बात? तो चलिए लिख लेते हैं वास्तविक संख्याएं क्या हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को, है ना, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को, समुच्चय या हम बोल दें समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। बताओ बच्चों, ये समझ में आया वास्तविक संख्याएं? ये कोई, जैसे अगर हम कहें कि ये क्या है, कहोगे अपरिमेय संख्याएं। अगर हम कहें ये क्या है, कहोगे परिमेय संख्याएं। तो ऐसा कोई एक डिजिट नहीं होता है, अंक नहीं होता है जो आपका वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है कि ये भी वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी सारे संख्याएं प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, ठीक, सभी को वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो जैसे हम बात करें कि सभी, है ना, ये सभी हैं। 22/7 है, 7/5 हुआ, -2/3 हुआ, है ना, √3 हुआ, √5 हुआ, पाई हुआ, -√7 हुआ, इत्यादि। ठीक है, ये सभी क्या हैं, वास्तविक संख्याएं होते हैं। वास्तविक संख्या के अंदर बहुत सारे संख्याएं प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, अब यहाँ पर 2 संख्याएं और हैं, पढ़ लेते हैं क्योंकि काम देगा उसका भी। परिभाषा नहीं, बस डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्या, ये बात करेंगे। प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, जैसे कारण लिख ले रहे हैं बस। वैसे जैसे अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्याएं तो ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 डिजिट ऐसे हैं, 9 संख्या, 9 अंक ऐसे हैं जो कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, इसको हटा दे रहे हैं। ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर हुआ बात इतना? अच्छा, अब एक और है, पूर्णांक संख्याएं पढ़ लेते हैं, है ना। पूर्णांक संख्याएं, यहाँ पर चर्चा आया था पूर्णांक संख्या।
पूर्णांक संख्या क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं, है ना। पूर्णांक संख्या क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या क्या होते हैं, है ना। 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और है ना 0 से प्लस इन्फिनिटी तक और 0 से माइनस इन्फिनिटी तक सभी पूर्णांक संख्याएं होते हैं। ठीक है, सभी क्या होते हैं, पूर्णांक संख्याएं होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि 0 से माइनस इन्फिनिटी तथा 0 से प्लस इन्फिनिटी है ना के बीच सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। बताओ, इतना क्लियर हुआ भैया। पूर्णांक संख्याएं का मतलब क्या है, ठीक है। जैसे एक संख्या रेखा जब आप ऐसे बनाते नहीं हो, संख्या रेखा ये बनाए होंगे कक्षा 7-8 में बहुत ज़्यादा। ये आपका माइनस इन्फिनिटी इधर होता है, इधर आपका प्लस इन्फिनिटी होता है, यहाँ कहीं 0 होता है। 0 के बाद इधर आएंगे 1 मिलेगा, इधर आएगा 2 मिलेगा, ऐसे डॉट डॉट बहुत दूर तक जाता है जहाँ तक हमको ज़रूरत पड़ती है। और इधर आएंगे तो -2 आएगा, इधर आएंगे तो -1 आ जाएगा, इधर -2 आ जाएगा, इधर -3 आएगा, सो ऑन ऐसे आता है। बताओ, ये बात समझ में आया कि 0 से लेकर प्लस की ओर जो जाएंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, आपके धन पूर्णांक होते हैं, और इधर जो आएगा वो ऋण पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो इधर की जो संख्याएं हैं इसे कहेंगे ऋण पूर्णांक संख्या, ऋण पूर्णांक संख्या। ठीक है, और इधर जो आएगा इसे कहेंगे धन पूर्णांक संख्या। बताओ, ये समझ में आया, ऋण पूर्णांक धन पूर्णांक समझ में आ गया। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई होगी हमारे ख्याल से, जो कि यहाँ का है। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ लिए कि धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक और पूर्णांक, है ना, पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या, पर अपरमेय और परमेय संख्याएं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। अब हम सब पढ़ेंगे एल्गोरिथम परमेय विभाजन, है ना। एल्गोरिथम प्रमेयिका क्या होती है, अब इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मिटा रहे हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं, जो कि अब शुरू होता है आपका क्लास अच्छे से। तो सबसे पहले नंबर जानकारी जरूरी होती है, फिर हम उसके नियमों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसको मिटा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, पहले इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ना, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक अनुप्रयोग है। पहले तो ये जान लेंगे। पहला पॉइंट ये है कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, रिथम है ना, एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक अनुप्रयोग है, एक अनुप्रयोग होता है। ठीक, ये है। तो जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक अनुप्रयोग होता है। ठीक है, अब इसके बारे में पहले हम समझते हैं। तो सबसे पहले बात ध्यान सुनिएगा, जब हम किसी संख्या में भाग करते हैं तो हमको क्या क्या पता होता है। जब हम भाग करते हैं तो हमको क्या पता होता है, एक तो भाज्य, एक तो भाजक, एक तो भागफल तथा शेषफल भाग की प्रक्रिया में पता होता है ना। भाग की प्रक्रिया में
प्रक्रिया में पता होता है, पता होता है। ठीक है, तो जो भाज्य भाजक भागफल तथा शेषफल है वो भाग की प्रक्रिया में आपको पता होना चाहिए। तो एक फॉर्मेट लिख दे रहे हैं। पहले तो यहाँ क्या होता है, भाज्य, भाज्य को हम काटते हैं भाजक के द्वारा। ये देखो लिखा है भाज्य, भाज्य मतलब जो कट जाए, करें तुमको भाज देंगे मतलब काट देंगे, है ना, यही तो होता है, भाज देंगे मतलब काट देंगे, तो भाज्य होता है। ये भाजक, भाजक मतलब हमको इसको काटना, कोई भाजक ले आओ, तो जो काटता हो क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। ठीक है, काटने वाला भाजक, जो कटता हो भाज्य, है ना। अब कटने के बाद जो प्राप्त होता है क्या कहलाता है, भागफल। यहाँ आ जाएगा क्या, भागफल। और जब पूरा नहीं कट पाता है, कुछ रह जाता है, तो वो नीचे आ जाता है और इसी को हम कहते हैं शेषफल। शेषफल, बताओ इतना बात क्लियर हुआ, है ना, इतना तो सभी जानते हैं। तो चलिए अब हम इंग्लिश इसका जान लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पहले क्या है, भाजक है। भाजक को क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिवीजन, डिवाइजर बोल दें, है ना, तब वो सही है। और भाज्य को क्या कहते हैं, डिवाइडेड बोलते हैं, जो कट जाता है इसे बोलते हैं डिवाइडेड, DIVIDENT, है ना, डिवाइडेंट। क्लियर। और जो भागफल है इसे क्या बोलते हैं, भागफल को बोलते हैं क्वाड्रिएंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रिएंट। और शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर, है ना, DER, रिमाइंडर बोलते हैं। तो इंग्लिश भी पता होना चाहिए। अब संकेत, इसका संकेतित भाषा क्या है, इसको कैसे लिखेंगे, है ना। तो ये जो भाजक होता है इसे हम लिखेंगे ए से, संकेत। संकेत किससे करेंगे, इसको हम संकेत करेंगे ए से, है ना। और जो भागफल है इसको हम संकेत करेंगे किससे, स्मॉल क्यू से, स्मॉल क्यू से इसको हम संकेत करेंगे। और जो आपका ये रिमाइंडर है इसको हम किससे संकेत करेंगे, संकेत इसको हम करेंगे किससे, आर से, है ना, स्मॉल आर दे रहे हैं इसको। और जो आपका डिवाइडर है ना, इसको किससे हम संकेत करेंगे, इसको बताओ, इसको हम संकेत करेंगे, है ना, इसको हम किससे संकेत करेंगे, बी से। किससे करेंगे, बी से हम इसको संकेत करेंगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ बात, इतना तो क्लियर होना चाहिए। ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, इसको ए से लिखते हैं, इसको भाजक को बी से लिखते हैं, और शेषफल को आर से, और क्वाड्रिएंट को मतलब भागफल को क्यू से लिखते हैं। ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसे हम, एक प्रमेय है, प्रमेय यही आपका प्रमेय है, 1 मिनट यहाँ पर लिख लेंगे। ये आपका यही है ना, यही है। अब इसके रूल्स क्या हैं, थोड़े से रूल्स लिख लेते हैं, सुनिएगा। कि आपको ये पता होगा कि जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, गुणे भागफल, और प्लस शेषफल, ये होता है। अब भाज्य को किससे लिखा गया, भाज्य, अच्छा यहाँ 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको ध्यान दीजिए। इसको हम ए से लिखेंगे और इसको हम बी से लिखेंगे, है ना, गलती हो गई, ठीक है, सॉरी। अब देखो यहाँ पर क्या, भाज्य को किससे लिखा जाएगा, ए से, यहाँ जाएगा ए, और भाजक को बी से, यहाँ लिखेंगे बी। और ये भागफल है, भागफल किससे लिखेंगे, क्यू से, और प्लस में आर। ठीक है, ये कंडीशन है आपका, रियल में यही यूज होने वाला है जब किसी सवाल में जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, उसका मासा निकालने के लिए किसी भी संख्याओं का, तो हमेशा यही यूज होने वाला है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, क्लियर हुआ बात। अच्छा, अब यहाँ कंडीशन क्या होता है कि अगर
जीरो से बड़ा हो या बराबर हो शेषफल, शेषफल, ठीक है, बात लिखिएगा। अगर जीरो से बड़ा हो, है ना, जीरो से बड़ा हो या बराबर हो शेषफल, ठीक है, शेषफल, तो ये जो आपका शेषफल, हमेशा यही समझिए कि जो शेषफल होता है वो जीरो से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो भाजक होता है ना, ये भी क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, शेषफल से। ये भाजक है, भाजक, ठीक है। तो कहने में लिख सकते हैं कि जीरो से ये बड़ा होगा और बराबर भी होगा, कौन, शेषफल, है ना। शेषफल क्या है, आर है, और ये जो है छोटा होगा किससे, है ना, ये छोटा होगा किससे, भाजक से। भाजक क्या है आपका, यहाँ से भाजक बी है, तो यहाँ लिखेंगे बी। ये कंडीशन है, ठीक है। क्लियर हो बात कि अगर यहाँ देखो, अब बात समझिएगा, यदि आर बराबर शून्य हो, अगर ये क्रिया कर रहे हो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अगर यहाँ पर आर बराबर शून्य आ गया, तब ए तथा बी में बी महत्तम समापवर्तक होगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि अगर ए जीरो के बराबर हो जाए तो ए जो है बी में, ए तथा बी में बी जो होगा क्या होगा, महत्तम समापवर्तक होगा, मतलब मासा होगा। क्या होगा, महत्तम समापवर्तक मतलब होता है मासापा, ठीक है। महत्तम समापवर्तक मतलब क्या होता है, मासा होगा। कब, जब आर बराबर शून्य हो जाएगा, तब यह कंडीशन हो जाएगा। अगला कंडीशन देखिएगा, यदि आर बराबर ना हो जीरो के, तो क्या होगा, तब हम यहाँ पर जब तक जीरो नहीं हो जाता है तब तक हम एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तब तक हम किसका प्रयोग करेंगे, ना हो तो तब एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। और कब तक करेंगे, जब तक शून्य ना हो जाए, जब तक आर शून्य ना हो जाए, आर शून्य ना हो जाए, ये बात समझिएगा, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है कि जो भाज्य है वो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। लेकिन ये हमेशा होता है कि जो शेषफल होता है वो बराबर भी होता है और बड़ा भी होता है जीरो से। लेकिन जो भाजक होता है वो हमेशा शेषफल से क्या होता है, बड़ा होता है। शेषफल से हमेशा भाजक बड़ा होता है, शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं आ सकता है, ठीक है। क्लियर। और सुनिए बात, यदि आर बराबर शून्य हो जाए, है ना, जब भाग की क्रिया करते हैं, अगर आर शून्य हो जाता है, तब ए तथा बी में जो भाज्य और भाजक है उसमें जो बी होता है, बी का मतलब क्या, जो भाजक होता है वही क्या होता है, महत्तम समावर्तक मतलब मासापा होता है, ठीक है। यदि वही आर नॉट इक्वल टू जीरो, अगर जीरो के बराबर नहीं आ रहा है, तो एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। इसी का हम प्रयोग करेंगे, बार बार करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक आर शून्य नहीं हो जाता है। यही आपका है प्रमेय नंबर 1, और जिसे हम बोलते हैं एल्गोरिथम प्रमेय का, है ना, क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम, है ना। तो अब इस पे एक सवाल करते हैं और तब अच्छे से जचेगा कि हाँ, इसका हम प्रयोग करके कैसे मासापा निकालते हैं, है ना। इसका प्रयोग करते हैं हम मासापा निकालने के लिए। एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम क्यों करते हैं, किसी संख्याओं का मासापा निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम इसी का प्रयोग करेंगे। अब एक उदाहरण लेकर अच्छे से आपको समझाते हैं कि इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं, फिर शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं कि उदाहरण नंबर 1, इसमें क्या है, कह रहा है कि 40, 52 और 72, 576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। HCF निकालना सभी को पता होगा, लेकिन यहाँ हमको कौन सा प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है ना। चलिए आइए करके सीखते हैं।
तो शुरू करते हैं। इसको देखिए कैसे हल करेंगे, कैसे हल करेंगे। पहले ये ध्यान देखिएगा, एक एक पॉइंट देखिएगा। सबसे पहले हमको दो संख्या दिया है, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। जब हम भाग करते हैं, जब कहीं भी भाग करते हैं, जिससे जैसे ये हमने भाग किया 6 में तो भाग चला जाएगा आराम से, ये हमने भाग किया 7 में तो भाग आराम से चला जाएगा। लेकिन अगर कहो 7 से भाग करे 2 में तो बताओ भाग जा पाएगा? दशमलव का यहाँ पर बात नहीं करनी है ना, दशमलव एकदम बात नहीं करनी है। बताओ इसका भाग कर सकते हो? 7 से हम 2 में भाग नहीं लगा सकते हैं, दशमलव बढ़ाना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा, ये सब समस्या आएगा। तो हमेशा पहले देखो कि कौन सी छोटा है ना, उस दोनों संख्या में कौन सा छोटा है। जो छोटा होगा उससे हम भाग करेंगे, मतलब वो हमारा भाजक होगा, जो बड़ा होगा वो भाज्य होगा। ठीक है, तो ये पहले कंसेप्ट याद रखेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ये दोनों संख्याएं जो दे रखा है, ठीक है। तो संख्याएं ये आपका पहला स्टेप है ना, ये आपका पहला स्टेप है, इसको याद रखिएगा। संख्याएं 40, 52 तथा 12, 576 में 12, 576 बड़ा है ना। देखो बड़ा का निशान लगा देंगे, जिसके तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। ये बड़ा हो गया क्योंकि मुंह खुला है इसकी तरफ। 40, 52 से, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो भाज्य होना चाहिए, ऐसे लिख दो एक बार, जो भाज्य है वो बड़ा होना चाहिए किससे? भाजक से, भाजक से। ये कंडीशन ढूंढ लिया करो, भाज्य बड़ा हो भाजक से। तो अब यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, बहुत कठिन है ना ये सब लिखना, का एक बार दो बार करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप सबको, प्रयोग करने पर। तो पहला स्टेप ये पूरा है। पहले देखेंगे संख्या कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जो बड़ा होगा उसे हम भाज्य में रखेंगे, जो छोटा होगा उसे हम भाजक में रखेंगे, और एक बार के लिए उसको हम भाग लगाएंगे। ठीक है, अब देखो भाग लगा लीजिए। देखो आप इसको चाहे करिए या ना करिए, है ना, हम कर दे रहे हैं, बाकी आपको करने की इच्छा हो करिए, नहीं इतना करिए, बस आप देख लीजिए रफली कार्य करके, है ना, भाग करेंगे। देखो 40, 52 में से हम भाग करेंगे 12, 576 में, 12, 576 में हम भाग लगाएंगे। देखो कितना बार जाता है ना, हमारे ख्याल से 3 बार जाएगा, 3 बार कर लेते हैं। तो 3 बार अगर हम भाग लगाएं तो हो जाएगा 3 दूनी 6, है ना। यहाँ देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 पच्चे 15 और एक, अच्छा 3 पच्चे 15, 5 हासिल 1 हो जाएगा, और ये 3 1 के 3 हो जाएगा, और 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा आपका 2, यहाँ आपका कितना आ जाएगा 2 ही आएगा, 220। कितना आ गया भैया? 220 आ गया शेषफल। शेषफल कितना आया? 220। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 5 हासिल 1, और 3 1 के 3, अच्छा 3 शून्य 0, 1 आएगा यहाँ पर। अब सही हुआ, ये कितना आ जाएगा 4। क्लियर बात इतना? ये आप एक काम पहले करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या पता चला, ये आपका शेषफल है, ये आपका क्या है, ये क्या है भाजक, और ये भाज्य, और ये भागफल। अब सूत्र आपको पता है, सूत्र हमने क्या बताया था, सूत्र लिख दे रहे हैं। सूत्र हमने क्या बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, शेषफल। ये फार्मूला हमने बताया था पर में 6.1 का 1.1 का, अच्छा 1.1 रहा। तो यहाँ पर देखो मान रखो भाज्य, भाज्य कितना है, भाज्य जो कटता है वो कट कितना रहा है 12, है ना। तो यहाँ लिख लेंगे 12, 576 बराबर, ये देखो भाजक है, भाजक मतलब जो काट रहा है, तो 40, 52 गुणे भाज्य, भागफल कितना आ रहा 3 आ रहा है, और प्लस यहाँ देखो शेषफल है ना, शेषफल कितना आ रहा है 420 आ रहा है। ठीक है,
तो ये क्लियर हुआ। इस प्रकार से हम एक टर्म के लिए इसको हम लिखेंगे, ठीक है ना। क्लियर हुआ इतना बात। चलो एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम दूसरे स्टेप पे। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप में। अब दूसरे स्टेप में देखेंगे, है ना, दूसरे स्टेप में क्या देखना है कि जो शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं आना। हमने बताया है कि जब तक 0 ना जाए तब तक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कारण क्योंकि शेषफल है ना, शेषफल कितना आया था 420 नॉट इक्वल टू 0, मतलब शेषफल 0 के बराबर नहीं है। शेषफल 420 नॉट इक्वल टू 0 बराबर नहीं है। अब संख्या 40, 52 और 420 में 40, 52 बड़ा है 420 से, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम है ना, एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर देखो पुनः वही देखो, पुनः हमने जैसे जैसे यहाँ पर किया था सेम टू सेम यहाँ पर फिर कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर वही काम करेंगे। कैसे करने हैं, भाग करना है। 420 से हम भाग करेंगे, किसमें 40, 52 में हम भाग करेंगे, ठीक है। अब देखो कितना बार जाता है, 9 बार जाएगा क्या, 9 0 0 और 9 दूनी 18 का 8 और 9 चौक 36 और 1 37, 77 37 80 हो जाएगा। अब माइनस कर लीजिए, क्या जाएगा 2, ये 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 7 7 14 1 15 होता है। और यहाँ बचा 9 में से 2 घटा लेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 9 में से 7 घटाना है तो 7 2 9 कितना हो जाएगा 272। इसको जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 272 आ जाएगा। अब इसके द्वारा आप देख लो थोड़ा जल्दी से कि यहाँ पर ये शेषफल 0 के बराबर नहीं आया है। तो यहाँ पर पहले कारण लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि जो भाज्य है ये आपका भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो आपका भाज्य है, भाज्य कितना है 40 52, वो बराबर होगा किसके, भागफल, भाजक गुणे भागफल। तो 420 गुणे 9 और प्लस 272 के, है ना। तो यहाँ पर अब अगला स्टेप देखिए, है ना, ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अब अगले स्टेप की ओर हम बढ़ते हैं। जगह कम है, छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। अगला स्टेप लिखेंगे फिर क्योंकि 272 नॉट इक्वल टू 0, शेषफल 272, यहाँ देखो शेषफल लिखा गया, नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है। अब संख्या 420 और 272 में देखा जाए तो 420 बड़ा है 272 से, है ना। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर देखो हमने एक वाक्य वही बार बार लिख रहे हैं, सिर्फ थोड़ा से समझने वाली बात है, बाकी सभी एक ही वाक्य हमने बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़ेगा। चलो अब भाग करो। देखो बड़ा कौन है, ये, इसमें भाग करेंगे 272 से भाग करेंगे 420 में, एक बार जाएगा, इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं, तो 272 हो जाएगा। इसका माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8 और यहाँ बच गया 11 और ये हो जाएगा 4, है ना। यहाँ बच गया 148, कितना आ गया 148 आ गया। ये हमने कर लिया, है ना। अब यहाँ पर देखा गया, क्या देखा गया कि जो 420 है वो बराबर है किसके,
272 गुणे भागफल 1 और प्लस 148 के, है ना। देखने में पता चल रहा है कि अगर इन दोनों को जोड़ लो, देखो इतना आएगा 8 2 10 शून्य, और ये 7 4 11 1 12 और 2 1 3 1 4 बराबर है। ठीक है, चलो ये कंप्लीट हो गया। अब अगला स्टेप, अभी भी जीरो नहीं आया, शेषफल जीरो नहीं आया। कब तक? जब तक जीरो शेषफल जीरो ना हो जाए। अगला स्टेप फिर लिखेंगे, क्योंकि कारण फिर वैसे लिखेंगे, क्योंकि कि ये जो 148 है नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं है। अब संख्या 148 और कौन सी संख्या? 272 में 272 जो है बड़ा है किससे? 148 से। अतः एल्गोरिथम यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन का प्रयोग करने पर ठीक है। अब फिर इसका प्रयोग कर लीजिए, चलो कर लेते हैं। इसका प्रयोग कैसे करोगे? भाग करोगे। देखो 148 का भाग करेंगे 272 में। चलो अब कर लो, कितना बार जाएगा? एक बार जाएगा तो 8 4 1 घटा दो तो हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 8 4 12 होता है, यहाँ बचा कितना? 6 आ जाएगा। 2 24 है तो शून्य, अच्छा 1 आ गया, 124 आ गया। कितना आ गया? 124 आ गया। ठीक है, तो 124 आ गया। तो अब फिर वही कारण लिखेंगे कि जो 272 है वो बराबर है 148 गुणे 1 प्लस 224 के, 124 के बराबर है। अब भी जीरो नहीं आया शेषफल। अब अगला स्टेप यूज करेंगे। फिर अगला स्टेप क्या रहेगा कि क्योंकि 124 नॉट इक्वल टू जीरो। अब संख्या कौन सा? 124 और 148 और 148 में 148 बड़ा है 124 से। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। ठीक, अब इसका हम प्रयोग करेंगे पुनः। ठीक है, समझ में आ रहा ना? एक बार फिर प्रयोग करेंगे तो 124 से भाग करेंगे 148 में। अब बताओ कितना बार जाएगा? एक बार जाएगा तो आ जाएगा 124, इसको घटाओगे 6 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 2 26 आ जाएगा, है ना। तो 26 आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे कि जो आपका 148 है वो बराबर है 124 गुणे 1 प्लस 26 की। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अभी भी जीरो नहीं आया, अभी एक स्टेप और बढ़ेगा। इधर वाला हम मिटा दे रहे हैं, है ना। काफ़ी ये समझ में आ गया होगा। इधर वाला हम मिटा रहे हैं अब टर्म। चलो अब फिर अगला स्टेप फिर लिखेंगे, क्योंकि जो शेषफल आया 26 नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के बराबर नहीं है। 26 आया लास्ट में जो कि जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, चार 4 8, अच्छा यहाँ 4 आएगा, है ना। यहाँ 4 आएगा। नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं है। अतः फिर वही करेंगे। अब संख्या 24 और 124 में 124 बड़ा है 24 से। अतः एल्गोरिथम, है ना, यूक्लिड शॉर्टकट लिख दे रहे हैं हम, यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। अब इसका हम प्रयोग कर लेंगे। फिर आप भाग करेंगे, एक बार भाग करेंगे किस में,
है ना, 124 का भाग करेंगे किसमें, 124 में, है ना, तो कितना बार जाएगा, देखो कितना बार जाता है, 5 चौक 20, 5 बार ले जाएंगे, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 2 12, है ना, ये सही है। तो 120 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 2 12, सही है, ये आ गया 4। ठीक, क्लियर हो इतना बात। अब भी देखो जीरो नहीं आया शेष फल, अब फिर लिखेंगे कि जो आपका 124 है वो बराबर है 24 गुणे 5 प्लस 4 के। ठीक है, अब अगला फिर रूल लिखेंगे, क्योंकि 4 नॉट इक्वल टू 0। अब संख्या कौन कौन सा, 24 और 4 में 24 बड़ा है 4 से, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर अब कर लो फिर प्रयोग। जब अब हम क्या करेंगे कि 24 और 4 में देखेंगे, 4 का भाग करेंगे 24 में, तो 4 टेबल पढ़ो, 24 में कितना बचा जाएगा, 4 छक 24। देखो अब की बार पूरा ये कट गया तो आ गया शून्य घटने के बाद। अब यहाँ पर लिखेंगे कि यह प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। अब यहाँ अगला टर्म लिखेंगे कि जो 4 है, जो 24 है, वो बराबर है, किसके बराबर है, 4 गुणे 6 प्लस 0 के, है ना। अब लिखेंगे कि अतः शेषफल शून्य है, शून्य हो गया। अब भाजक कितना है, भाजक कौन था, 4 था, भाजक 4 है, भाजक कितना है, 4 है, अतः 4 मासापा है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। हमारे ख्याल से नीचे थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, तो समझिए कि जो भाजक है वो 4 है, जो काट रहा है वो जो सब 0 बन जाएगा, जब 0 बन जाएगा जो भाजक होगा वही आपका मासा हो जाएगा। तो यह अतः 4 क्या होगा, आपका मासा हो जाएगा। तो इतना सारा प्रक्रिया करना पड़ा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। तो जितना जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ऐसा नियम आप फॉलो करेंगे। ठीक है, और आप ये जो हमने ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पर रफली कार्य कर सकते हैं, नहीं तो यहीं बगल में कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमारे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम मासापा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास बस यहीं तक स्टॉप लेते हैं और हम सब अगले क्लास में जो है इसके अगला उदाहरण को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्लास अच्छा लगा एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।